बेटी ने अभी सोफे के हत्थे पर अपना एक पैर रखा ही था कि उसके पिता की बुरी नजर उसके शरीर पर ऊपर नीचे होने लगी। जब तक पत्नी मेज पर से बर्तन उठाने नहीं आई तब तक वह घबराकर अपना चेहरा फेर लेता है, लेकिन उसकी हवस साफ तौर पर जाग चुकी थी, इसलिए सोने से पहले वह अपनी पत्नी के साथ हमबिस्तर होना चाहता था। लेकिन पत्नी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर का गुजारा कैसे चलाया जाए। आखिरकार उसका पति घर पर बेरोजगार था और वह अगले दिन अपनी पार्ट टाइम नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन जब वह उस दिन भर की थकान के बाद आखिरी बस से उतरी तो अचानक उसने अपनी बेटी को देखा, जो बेहद निराश थी और हल्की बारिश में कांप रही थी। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, लेकिन पूछने पर बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जल्दी घर चलने के लिए कहने लगी। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन सामने का नजारा देखकर रेमोंडा डर के मारे चीख पड़ी। उसका बेरोजगार पति खून के तालाब में पड़ा था। पता चला कि हवस में अंधे पति ने रेमोंडा के काम पर बाहर होने का फायदा उठाकर बेटी पौला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। चूंकि वे दोनों किचन में थे, इसलिए डरी हुई पौला ने तुरंत अपनी रक्षा के लिए सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया। शुरू में तो वह बस उसे डराकर भगाना चाहती थी, लेकिन जोरदार धक्का मुक्की में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता था। जैसे जैसे बेटी उस पल को याद करके टूट रही थी, रेमोंडा ने पहले उसे गले लगाकर सांत्वना दी, फिर उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें यह याद रखना होगा, तुम्हारे पिता को मैंने मारा है, तुमने कुछ नहीं देखा और तुम कुछ नहीं जानती। ये कहने के बाद उसने उसे जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े बदलने को कहा, ताकि बारिश की वजह से उसे जुकाम न हो जाए, और उसने अपने आंसू पोंछने के बाद सावधानी से लाश को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सफाई के काम के अपने लंबे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने किचन पेपर टॉवल से फर्श पर फैले खून को सोख लिया। फिर उसने पोछे से बचे हुए खून के धब्बे साफ किए, फिर पति के सीने से चाकू निकाला और उसे पानी से अच्छी तरह धो दिया। लेकिन जैसे ही वह अपने पति को फ्रिज के फ्रीजर में रखने वाली थी, अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने जल्दी से अपना कोट बदला और फिर धीरे से दरवाजा खोला। पता चला कि पड़ोसन बिन जल्द ही विदेश जा रही थी और रेमोंडा से उस रेस्टोरेंट की देखभाल करने के लिए कहना चाहती थी, जिसे वह बेचने वाली थी। अगर कोई उसे खरीदने में दिलचस्पी रखता तो उसे फोन कर लेता। ये सुनते ही रेमोंडा के दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। लाश को घर पर रखना सुरक्षित नहीं था, बेहतर होगा कि इसे अस्थायी रूप से पड़ोसन के खाली रेस्टोरेंट में ले जाया जाए। इसीलिए उसने तुरंत उसकी बात मान ली। लेकिन तभी पड़ोसन ने उसकी गर्दन पर खून का धब्बा देख लिया। किस्मत से उसने तुरंत बहाना बना दिया और कहा कि गलती से पीरियड का खून लग गया है। पड़ोसन को बिना किसी शक के विदा करने के बाद रेमोंडा ने सोचा कि अब वह चैन की सांस ले सकती है, लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बजने से वह चौंक गई। शुरू में वह इतनी घबराई हुई थी कि फोन उठाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फोन बजता रहा। उसके पास फोन उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फोन पर उसकी बहन सोल थी, जिसने बताया कि उनकी प्यारी मौसी का अभी अभी निधन हो गया है। ये सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वह और सोल अपनी डिमेंशिया से पीड़ित मौसी से मिलने गई थी और उसने कुछ दिनों में उन्हें अपने साथ रहने के लिए लाने का प्लान बनाया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन इस भारी सदमे ने उसे कल लाश को ठिकाने लगाने और अंतिम संस्कार में शामिल न होने का एक बहाना भी दे दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, कल तुम्हें मौसी के अंतिम संस्कार का इंतजाम अकेले ही करना होगा। अगर कोई कुछ पूछे तो कह देना कि मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है और मैं अभी अस्पताल से बाहर नहीं आ सकती। यह कहकर उसने फौरन फोन काट दिया। खुद को संभालने के बाद उसने और उसकी बेटी ने रात के अंधेरे में पति की लाश को घर से कुछ दूर उस रेस्टोरेंट में पहुंचा दिया। लाश को गर्मी में सड़ने और बदबू आने से बचाने के लिए उसने फ्रीजर का तापमान भी सबसे कम पर सेट कर दिया। हालांकि अगली सुबह जब वह चुपके से लाश की जांच कर रही थी कि लाश ठीक ठाक है या नहीं, तभी एक आदमी अचानक अंदर झांकता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खुशकिस्मती से उस आदमी ने ये तो नहीं देखा कि फ्रीजर में लाश छिपी है, बल्कि वो एक बड़ा सौदा भी लेकर आया था। दरअसल पास में ही एक फिल्म क्रू शूटिंग कर रहा था। वो आदमी क्रू के लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज था और उसे 30 लोगों के खाने का ऑर्डर देना था। क्योंकि रेमोंडा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी पड़ोसन की इजाजत के बिना ही ये काम ले लिया। मानना पड़ेगा कि रेमोंडा का जिगरा बहुत बड़ा है। पीछे किचन में एक लाश छिपी होने के बावजूद वो ऐसे सब्जी खरीदने निकल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही न हो। रास्ते में उसे पड़ोसी भी मिले और उसने अपनी मीठी मीठी बातों से उनसे जरूरत का गोश्त और मीठा भी उधार ले लिया। इसी वजह से उसने न सिर्फ अपना पहला ऑर्डर पूरा किया, बल्कि अपने अच्छे बर्ताव की वजह से उसे क्रू के रोज के लंच का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मेहमानों को भेजने के बाद उसने तुरंत अपनी बहन सोले को फोन किया और अंतिम संस्कार के बारे में पूछने के बहाने उसने वहां न आ पाने की वजह फिर से समझाई। कल रात जब तुमने फोन किया था तो मेरे पति से बहुत झगड़ा हो रहा था। शायद वो हम माँ बेटी से तंग आ गया था। आज वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। जाहिर है रेमोंडा ने फिर झूठ बोला था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, वरना ये समझाना मुश्किल होता कि उसका पति आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा। पर उसे क्या पता था कि उसकी बहन सोले उससे भी बड़ा राज छिपाए हुए है। दरअसल आज सुबह आंटी को विदा करने के बाद उनकी देखभाल करने वाली पड़ोसन टीना ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक बहुत ही अजीब बात बताई।
असल में शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी अकेली रहने वाली आंटी गुजर गई हैं। किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन तुम्हारी आंटी का दरवाजा जो बंद होना चाहिए था वो अचानक अपने आप खुल गया। मुझे अजीब लगा इसलिए मैं अंदर चली गई। इतना ही नहीं, जब मुझे तुम्हारी आंटी की लाश मिली तो उसके पास अंतिम संस्कार के लिए जरूरी पैसे और पहले से खरीदा हुआ ताबूत भी रखा था। पर सब जानते हैं कि तुम्हारी आंटी मरने से पहले सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वो अपने मरने की तैयारी पहले से बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि पूरा गांव अंधविश्वासी था और भूतों के होने पर किसी को शक नहीं था। इसलिए वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि ये सोलह की आंटी की माँ की आत्मा है जो दिखाई दी है। आखिरकार पहले भी कई लोग सोलह की माँ की परछाई देख चुके थे। शुरू में तो सोलह को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ जब तक कि उसने अपनी आंटी के घर अपनी आंखों से उस माँ को नहीं देख लिया जिसे मरा हुआ होना चाहिए था। पर उसने भी उसे भूत ही समझा था। इसलिए भले ही सामने वो इंसान था जिसके लिए वो तरसती थी, लेकिन डर के मारे वो वहां से भाग खड़ी हुई। पर जब वो डरते डरते गाड़ी से घर वापस पहुंची तो उसे गाड़ी से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो अब भी डर से पीली पड़ी हुई थी, पर अपनी माँ के बार बार कहने पर उसने हिम्मत करके गाड़ी की डिक्की खोली और सच में उसकी माँ वहीं लेटी हुई थी। एक पल के लिए तो वो खुशी से झूम उठी। फिर उसने माँ को कसकर गले लगा लिया। उसकी माँ ने भी ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस सामान उठाते हुए बोली, अच्छा हुआ मैंने ये कीमती सामान पहले ही उठा लिया था, वरना पड़ोसी इसे लूट कर ले जाते। बेशक टीना को छोड़कर वही अकेली शरीफ इंसान थी। बातें करते करते दोनों सोलह के घर पहुँच गईं। आईने में अपने सफेद बाल देखकर माँ ने सोलह को समझाया, वैसे तो यहाँ के लोग मुझे नहीं पहचानते, पर सावधानी के लिए कल तुम मेरे बाल ढाई कर देना और मेरे लिए एक चश्मा भी ले आना ताकि मैं बाहर जाकर ताजी हवा में सांस ले सकूं। मतलब अब से मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी तुम अकेले रहती हो, मेरा साथ रहेगा तो अच्छा ही है, जब तक कि ऊपर वाला मुझे सच में वापस नहीं बुला लेता। हालांकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर सोले ने कुछ नहीं पूछा। वो बस अपनी माँ की हर बात चुपचाप सुनती रही। तभी रेमोंडा का फोन आया जिसने झूठ बोला कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे बचाया। चूंकि माँ और रेमंड के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए सोल ने उन्हें माँ के जिंदा होने की बात नहीं बताई। लेकिन अगले ही दिन रेमंड अपनी बेटी को लेकर उसके घर आ पहुंची। क्योंकि फोन पर हुई छोटी सी बातचीत से ही उसे सोल का अजीब बर्ताव महसूस हो गया था, इसीलिए वो मामले की तह तक जाना चाहती थी। और हुआ भी वही। जब वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी तो एक जानी पहचानी महक ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। फिर उस महक का पीछा करते हुए वह सीधे दूसरे बेडरूम में पहुंच गई। हालांकि माँ पहले ही बिस्तर के नीचे छिप गई थी और किसी को नजर नहीं आई, लेकिन जो ड्रेस समेटने का वक्त नहीं मिला उस पर रेमंड की नजर पड़ गई। शुक्र है कि रेमंड को कोई शक नहीं हुआ। उसने बस यही सोचा कि सोल अपनी माँ को बहुत याद करती है, इसलिए उनके जीते जी पहने कपड़े संभाल कर रखने के लिए ले आई है। तो उसने वह ड्रेस अलमारी में टांग दी और तभी उसे एक बक्सा भी मिल गया। चूंकि बक्से में कीमती गहने थे, सोल को गलती से एक लालची चोर समझ लिया गया और उसे बड़ी हिकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ा। बेचारी सोल जो कुछ कह नहीं सकती थी, समझाना तो चाहती थी, पर वह अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती थी। वह बस रेमंड को अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गुस्से में जाते हुए देखती रही। और बिस्तर के नीचे छिपी माँ ने यह सब देखा तो अगली शाम उसने सोल से उसे गाड़ी चलाकर रेमंड के घर ले जाने को कहा। एक तो वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि रेमंड और उसकी नातिन अब कैसी दिखती हैं, भले ही उसे दूर से ही देखना पड़े। आखिरकार कल दिन में उसने सिर्फ उसके जूते ही देखे थे। और दूसरा, वह नहीं चाहती थी कि सोल और रेमंड के बीच कोई दरार आए। कोई भी गलतफहमी हो तो उसे जल्द से जल्द दूर कर देना चाहिए। और इस वक्त रेमंड अपने रेस्टोरेंट में एक फिल्म क्रू की रैप अप पार्टी होस्ट कर रही थी। वहाँ लोगों की भीड़ थी और बहुत चहल पहल थी। रेमंड ने भी बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ था। वह सेक्सी और आकर्षक लग रही थी, जिससे वहाँ मौजूद कई मर्द उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। शायद उस खुशनुमा माहौल की वजह से वह पिछली सारी नाराजगी भूल गई थी। जब सोल अचानक उसके सामने आई और दिल से माफी मांगते हुए समझाया कि उसने जानबूझकर वह बक्सा नहीं छिपाया था, तो उसने न सिर्फ उस बात को नजरअंदाज किया, बल्कि यह भी कहा कि उस वक्त उसी ने बात का बतंगड़ बना दिया था। जैसे ही दोनों बहनें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां मान रही थीं, अचानक संगीत बजने लगा, जिससे उनका ध्यान बढ़ गया। रेमंड की आंखें तो अनजाने में नम भी हो गईं। दरअसल बचपन में माँ ने उसे यह गाना सिखाया था और इसी गाने की बदौलत वह एक युवा गायिका प्रतियोगिता के लिए चुनी भी गई थी। यह सुनकर बेटी हैरान रह गई, क्योंकि 10 साल से भी ज्यादा समय से उसने कभी रेमंड को गाते नहीं सुना था। और रेमंड ने उसकी गुजारिश पूरी करने के लिए सबके सामने अपनी गायकी का हुनर दिखाने का फैसला किया। जैसे ही वह जानी पहचानी धुन फिर से बजी, रेमंड की दमदार और बुलंद आवाज रोशनी से लाल हुई उस अंधेरी रात में गूंजने लगी। पहले गुजारे के लिए भागदौड़ में उसे बहुत समय से रुककर अपने आसपास के नजारों को देखने का मौका ही नहीं मिला था। अब जाकर जिंदगी में कुछ सुधार आया था। कम से कम कुछ समय के लिए तो उसे खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक उसी समय कार में छिपी माँ की आंखों से भी खुद ब खुद आंसू बहने लगे, क्योंकि रेमंड के गाने में उसे मुश्किलों के बाद मिली खुशी सुनाई दे रही थी। उसे सुनाई दे रहा था कि कैसे नाव हजारों पहाड़ों को पार कर आई है, लेकिन जो वह नहीं सुन पाई वह यह था कि एक लाश अभी भी रेमंड को परेशान कर रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही रेमंड को वह लाश रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देनी चाहिए थी, ताकि बाद में कोई मुसीबत न हो। लेकिन अचानक एक बड़ा ऑर्डर आ गया। उसे अपनी योजना टालनी पड़ी। अब जब पार्टी खत्म हो चुकी थी तो किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने तुरंत लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह अपनी बेटी के साथ जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर गई, रेस्टोरेंट के मालिक का अचानक फोन आ गया।
दरअसल किसी ने दुकान बेचने का विज्ञापन देख लिया था। मालिक चाहता था कि रेमंड उस ग्राहक से मिल ले। यह जानते हुए कि वह अब सच नहीं छिपा सकती, रेमंड ने आधा सच रोते हुए बता दिया। सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है, क्योंकि हाल ही में मैं आपका रेस्टोरेंट इस्तेमाल कर रही थी। आपको शायद लगे कि मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, लेकिन जिस दिन आप विदेश गए उसी दिन मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे जीवन का सहारा छीनने के बाद मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तंगी में है और हम हर मौके को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेमंड चालाक है, उसे पता था कि रेस्तरां का मालिक उसे पसंद करता है, इसलिए जब सवाल किया गया उसने ईमानदारी से माफी मांगी और अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया, जिससे उसे सहानुभूति मिली। गलतफहमी से बचने के लिए जब सामने वाला नरम पड़ा तो उसने कहा, मैं समय पर आपको किराए के अनुबंध की प्रति भेज दूंगा, आप इसे तैयार कर भेज दें, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा। इस तरह कुछ ही शब्दों में उसने मुश्किल एहसान को व्यापार में बदल दिया। यह व्यापार में बदल गया। जैसे ही उसने रेस्तरां की समस्या हल की, टीना का फोन आ गया। टीना को कैंसर था और शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं था। मरने से पहले उसे एक बात साफ करनी थी, इसलिए उसने तुरंत रेमंड को फोन किया। रेमंड हमेशा भावुक और वफादार रहा है, खासकर जब टीना ने उस पर एहसान किया था, इसलिए उसने अपनी बेटी को अपनी बहन सोल के घर भेज दिया। वह अकेले फूल लेकर अस्पताल गया। टीना की बातों ने उसे हिला दिया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी माँ जीवित है या नहीं? अगर नहीं पता तो क्या अपनी माँ से पूछ सकते हो? मुझे पता है कि वह पहले ही गुजर चुकी हैं, लेकिन वह तुम्हारी मौसी के सामने आई थी। शायद भविष्य में वह तुम्हें भी ढूंढ ले, इसलिए मेरी मदद करो, जो अब तक नहीं जानता कि उसकी माँ जिंदा है। रेमंड को लगा कि टीना बीमारी के कारण भ्रमित है, नहीं तो वह ऐसी बातें क्यों करेगी। लेकिन दूसरी ओर टीना आत्माओं पर विश्वास करती थी और दोनों की बातचीत मेल नहीं खा रही थी। मजबूरन रेमंड को बहाना बनाकर जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि उसके पास और भी महत्वपूर्ण समस्याएं थीं जिन्हें सुलझाना था। अस्पताल से बाहर आने के बाद वह पहले किराने की दुकान गया और रस्सी और टेप खरीदा। फिर किराए की वैन चलाकर सोल के घर पहुंचा और झूठ बोलकर कहा कि आज रात वो अपने पति से मिलने जा रही है, जो घर छोड़कर चला गया था और अचानक लौट आया है। भविष्य की बातों पर चर्चा कर लेते हैं। बेटी को परेशानी से बचाने के लिए आज उसे आपके यहाँ रात बिताने दें। यह कहकर बिना जवाब का इंतजार किए वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मदद की जरूरत के कारण रेमंड ने पड़ोसी फाटमाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सच नहीं बताया, बस कहा कि कचरा उठाने में मदद चाहिए। फाटमाई के पास पैसे की कमी थी, इसलिए दोनों ने सहयोग कर लिया। फिर रेमंड ने 2 महिला पड़ोसियों को बुलाया और शव वाले फ्रीजर को छोटे ट्रक पर लाद दिया। जब वे चौड़ी सड़क पर चल रहे थे तो उन्होंने उलझन में पड़ी फाटमाई से कहा कि अब हम 180 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। फिर नदी किनारे गड्ढा खोदकर फ्रीजर दफना दिया। बस किसी से मत कहना और मैं प्रति घंटे भुगतान करूंगी। ये सुनकर पानमे को समझ में आ गया कि वह मुसीबत में है, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि रेमोंडे से शर्तें तय करने लगी। उसने कहा, तुम जानती हो कि मैं अवैध निवासी हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल सकता और जल्द ही सड़कों पर भीख मांगने की स्थिति में आ जाऊंगी। प्रति घंटे भुगतान के अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने रेस्तरां में अगले महीने की बारटेंडिंग का काम दे दो और शराब तुम्हें खरीदनी होगी। शराब से अर्जित किए गए पैसे मेरे होंगे। रेमंड को यह मांग उचित लगी, इसलिए तुरंत सहमति दे दी। 2 घंटे के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे और बिना किसी देरी के गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, रेमंड ने पेड़ के तने पर अपने पति की जन्म और मृत्यु की तिथि उकेरी और पति को मारने वाला हथियार फिर से सब्जी काटने का औजार बन गया। रेमंड का रेस्तरां अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी टीना आई। शुरुआत में रेमंड बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि सामने वाला कह रहा है कि जिस दिन तुम्हारे माता पिता मरे उसी दिन मेरी माँ गायब हुई, ये संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारे पिता के बीच कुछ था। उनका अफेयर चल रहा था। हालांकि वे मिलते समय बहुत सावधान रहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ को पता चल ही गया, इसलिए तुम्हारी माँ के मरने से पहले वह अक्सर तुम्हारी मौसी के घर रहने चली जाती थी। बहाना ये होता था कि वो तुम्हारी बीमार मौसी की देखभाल कर रही है और तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने कई सालों से अपनी माँ से कोई संपर्क नहीं रखा था। इस वजह से उन्होंने शिकायत भी की थी कि तुम उनकी मौजूदगी को अनदेखा करते हो। शायद तुम सोच रहे होगे कि मैंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, पर अगर पुलिस जांच में शामिल हो जाती तो ये सारी बुरी बातें सबको पता चल जाती। मैं नहीं चाहता कि तुम और मैं दूसरों की वैसी ही नजरों का सामना करें। हालांकि जुबान से तो वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगली सुबह सुबह रेमुंडा अपनी बेटी पाउला को लेकर जल्दी जल्दी सोल के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में पाउला ने अजीब तरह से इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सोल को पहले से बता देना चाहिए। वजह ये थी कि अचानक जाना ठीक नहीं लगता, पर असल में उसे डर था कि कहीं रेमुंडा को अचानक ये पता न चल जाए कि उसकी नानी अभी भी जिंदा है और सोल के घर में रह रही है। दरअसल जिस रात वे लाश ठिकाने लगा रहे थे, उस रात सोल के घर छोड़ी गई पाउला को अपनी नानी के जिंदा होने का राज पता चल गया था। दोनों ने पूरी रात बैठकर बातें भी की थी। पहले हमारा परिवार बहुत गरीब था। पैसे कमाने के लिए तुम्हारे नाना वेनेजुएला काम करने चले गए थे और मैं अकेले एक साथ 2 बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को उसकी मौसी के घर रहने के लिए भेज दिया। हालांकि तुम्हारी माँ अब चिड़चिड़ी लगती है, पर बचपन में वो बहुत सीधी और कहना मानने वाली थी। मेरे साथ उसका रिश्ता भी बहुत गहरा था, पर जब वो बड़ी होने लगी तो पता नहीं क्यों अचानक वो मुझसे दूर हो गई।
एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता कि उसकी बेटी ही उसे प्यार न करे। इसलिए तुम्हें उसके लिए अपना प्यार और भी खुलकर दिखाना होगा, खासकर अब जब तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। जैसे ही वो ख्यालों से बाहर आई, पाउला ने अचानक देखा कि वो और उसकी माँ सोल आंटी के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। शुक्र है कि जैसे ही सोल ने दरवाजा खोला, उसने जानबूझकर जोर से रेमुंडा का नाम पुकारा, जिससे घर के अंदर नानी को एक इशारा मिल गया और इस तरह नानी पकड़े जाने से बच गई। लेकिन जब रेमुंडा और सोल एक दूसरे से घर परिवार की बातें कर रही थीं, तभी टीवी पर अचानक टीना दिखाई दी। दरअसल बेहतर इलाज पाने के लिए टीना ने शो की टीम के साथ एक सौदा किया था। अगर वो सबके सामने ये बता दे कि रेमुंडा की माँ की मौत का संबंध उसकी माँ के लापता होने से है, तो वो इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल जा सकती है। पर उस ठंडी मशीन के सामने और नीचे बैठे उन दर्शकों के सामने जो सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे और जिन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया। टीवी पर टीना को देखकर रेमुंडा ने तुरंत आज सुबह हुई घटना के बारे में बता दिया। उसे लगा था कि सोल भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, पर उसे क्या पता था कि इस पूरी कहानी में सिर्फ वही अकेली थी जिसे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब सोल ने उसे बताया कि उसकी माँ सच में जिंदा है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं थी, जब तक कि उसने अपनी आंखों से बिस्तर के नीचे छिपे उस जाने पहचाने चेहरे को नहीं देख लिया। पर वो इतनी हैरान थी कि उसने अपनी माँ से बात नहीं की, बल्कि सीधे पाउला को खींचकर दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन सड़क पर पहुंचकर वो रोते हुए रुक गई। फिर पाउला के समझाने पर वो वापस सोल के घर लौट आई, क्योंकि उसे सच्चाई जाननी थी। दरअसल 4 साल पहले एक दिन रेमुंडा की माँ को पता चला कि जब रेमुंडा छोटी थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और वो गर्भवती हो गई थी, और वो बच्चा पाउला थी। यानी पाउला रेमुंडा की बेटी भी थी और उसकी छोटी बहन भी। सच्चाई जानकर माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत अपने पति के पास गई, पर उसने देखा कि वो तो टीना की माँ के साथ सो रहा था। उसी पल उसने अपना आपा खो दिया। उसने एक मशाल उठाई और लकड़ी के घर में आग लगा दी। शायद ऊपर वाला भी उसकी मदद करना चाहता था। उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी। देखते ही देखते आग फैल गई। जब तक वो कमीना आदमी और उसकी रखेल जलकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं बन गए, तब तक आग नहीं रुकी। बाद में गांव में ये अफवाह फैल गई कि आग में जलकर मरने वाले रेमुंडा के माता पिता थे। इसलिए आग लगाने वाली माँ गांव में इधर उधर छिपकर घूमने लगी। उसने भी सरेंडर करने का सोचा था, लेकिन उसे पूरी तरह होश खोते देख उसने इरादा बदल लिया। 2 घटिया लोगों के लिए जान देने से अच्छा था कि बीमार इंसान की देखभाल करे और इसे प्रायश्चित भी मान सकता है। वह अपनी मौसी के घर में ही रहा जब तक कुछ समय पहले मौसी की मौत नहीं हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन अंधविश्वासी गांव वालों को लगा कि उनका सामना भूत से हुआ है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि पुलिस ने गहराई से जांच नहीं की, वरना वह कानून के शिकंजे से नहीं बच पाता। सारा सच सामने आने के बाद रायमुंडा ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और माँ ने माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारे पिता मेरी आंखों के सामने तुम्हें परेशान करते रहे और मुझे कई साल बाद पता चला मैं सच में एक काबिल माँ नहीं हूँ। तुमने मुझसे दूरी बना ली, मुझसे दूर भाग गई, मैं इसी के लायक थी। इसके बाद के दिनों में परिवार की 3 पीढ़ियों ने छिपकर एक साथ रहना शुरू कर दिया और एक दिन वो गाड़ी चलाकर पहुंचे 180 किलोमीटर दूर झूकार नदी के पास। लेकिन नदी का पानी अब सूख चुका था, इसलिए माँ और सोल ने बस एक नजर डाली और फिर साथ में गाड़ी में वापस आ गई। सिर्फ रायमुंडा पेड़ के पास खड़ी पाउला से कह रही थी, जिस आदमी को तुमने गलती से मार दिया वो तुम्हारा सगा बाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं था, इसलिए वो मौत के ही लायक था। रही बात तुम्हारे असली पिता की, तो वो मैं तुम्हें बाद में तसल्ली से बताऊंगी। इतना कहकर उसने एक नजर पास के पेड़ के तने पर डाली। पाउला ने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस पर बना निशान देखा और वो फौरन सब कुछ समझ गई। उस रात चारों मौसी के घर लौट आए। उन्होंने वहां अपना आखिरी डिनर करने के बाद घर को बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार देने का फैसला किया। लेकिन जब वो सब खुशी खुशी खाना खा रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाली टीना फिर से वहां आ गई। वो टीवी पर आने वाली बात के लिए खास तौर पर माफी मांगने आई थी और साथ ही आखिरी बार अलविदा कहने भी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि वो अंधेरे में छिपी हुई थी, लेकिन माँ ने उनकी बातें सुन ली। इसलिए जब रात में तेज पूर्वी हवा चल रही थी, वो चुपके से टीना के घर में घुस गई और प्रायश्चित के नाम पर टीना की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया, जब तक कि वो इस दुनिया से चली नहीं जाती। और टीना ने भी ये सब चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी नजर में रायमुंडा की माँ अब कोई हार्ड मांस की इंसान नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो उसे लेने आई थी। इसी बीच अपनी माँ को गायब पाकर रायमुंडा घबरा गई और उसे ढूंढने निकल पड़ी। अपनी माँ से दोबारा मिलने के बाद से वो एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। और अभी तो बहुत सी बातें और बहुत सी चीजें थी जो वो अपनी माँ के साथ बांट नहीं पाई थी। लेकिन माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, आगे हमारे पास साथ रहने के लिए बहुत वक्त होगा। मेरी वापसी कुछ देर के लिए नहीं है। एक दिन जब हम टीना को विदा कर देंगे, तब हम रात भर बैठकर बातें करेंगे। और अभी मैं भावुक नहीं हो सकती, ना ही रो सकती हूँ। आखिर भूत रोते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसकी सिसकियों की धीमी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। ये फिल्म है वॉल्वर, जिसे पेड्रो अल्मोदोवर ने डायरेक्ट किया है। इसमें पेनेलोपे क्रूज और कार्मेन मोरा मुख्य भूमिका में है। ये 2006 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म है। 4 साल पहले जब रायमुंडा को पता चला कि उसके सगे पिता यानी उसके पति ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो माँ ने गुस्से में आग लगाकर अपने पति को मार डाला। 4 साल बाद जब रायमुंडा की बेटी पाउला पर उसके सौतेले पिता ने हमला करने की कोशिश की, तो उसने गलती से सब्जी काटने वाले चाकू से उसे मार दिया। 4 साल पहले आग लगाने वाली माँ हत्या के आरोप से बाल बाल बच गई थी।
4 साल बाद। हालांकि आखिरी नतीजा साफ नहीं दिखाया गया, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर पाउला का जुर्म भी सामने नहीं आएगा। पाउला को लाश ठिकाने लगाने में मदद करने वाली रायमुंडा को भी कोई सजा नहीं मिलेगी। माँ ने एक बार सोल से दुख जताते हुए कहा था, हम तीनों की जिंदगी मर्दों की वजह से बर्बाद हुई, लेकिन उन तीनों ने अनजाने में ही पिता, पति और बेटी की हत्या करने वाली महिलाओं का एक ग्रुप बना लिया था। वो शिकार होने के साथ साथ शिकारी भी बन गईं।